नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे सीटेट पर्यावरण के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह बता दें कि जो 15 प्रश्नों का टारगेट रखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसमें आप लोगों का टारगेट 12 प्लस रहेगा। देखते हैं कितने लोगों का 12 प्लस रहेगा। और आप लोगों को बता दें कि जब अगली क्लास चलाई जाएगी उसमें सभी लोग, अब तक जितने भी सीटेट की आप लोगों के समस्त लाइव क्लास चली हैं, उसमें किसका स्कोर कितना रहेगा, उनका नाम और उनके स्कोर हम बता देंगे लाइव क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपना स्कोर तो आप लोग 50 तक बढ़ाते नहीं हैं। ठीक है, 50 प्लस तक बढ़ाते नहीं, कभी नहीं बढ़ाए हैं। आप शेयर करते नहीं हैं, इसलिए हमें व्यू नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बस तैयारी करते रहिए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। जल्दी से शेयर कर दीजिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, शेयर कर दीजिए जल्दी से और शुरू करते हैं। चलिए, देखिए कह रहा है कि विद्यालय में मिड डे मील के समय समय के लिए कौन सा सबसे प्रारंभिक है। ठीक है, कह रहा है कि जो विद्यालय में मिड डे मील समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। इसमें कह रहा है पहला, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर कराता है। दूसरा कह रहा है कि यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। और यहाँ पे देखिए चौथा कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है कि शिक्षण, जो चौथा कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। यहाँ पे देखिए प्रासंगिक पूछा है। ठीक है, एनसीईआरटी ने क्या माना है, आप वो एनसीईआरटी क्या कहता है और आपका तर्क क्या है, वो अपना तर्क रखिए। ठीक है, आप प्रश्नों को पढ़े होंगे, पिछला प्रश्न जो सॉल्व किए होंगे तो उसमें आप लोगों को पता चला होगा कि एनसीईआरटी ने क्या माना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी कौन से प्रश्न को मानता है। आप लोग पहले बताइए कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। प्रासंगिक कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। प्रासंगिक का अर्थ ये होता है कि जो जो मिडिल क्लास से बालक आते हैं, जो गरीब तबके के बालक आते हैं, वो जो है शिक्षा से, यानी उनकी जो रहन सहन है उसकी वजह से वो इस विद्यालय में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, वो चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए, 2 वक्त की का रोटी जो होता है जुटाने के लिए, तो उनके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है पहला, कि ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा समय अवसर प्रदान करता है। और दूसरा कह रहा है कि यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तीसरा कह रहा है कि यह शिक्षण अधिगम की बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। चौथा कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा सटीक जो होगा दूसरा होगा। ठीक है, राइट आंसर जो होगा दूसरा होगा, क्योंकि जो गरीब तबके के बालक आते हैं, ठीक है, वो तो क्या होते हैं, मजदूरी करते हैं, भट्टों पे चले जाते हैं, लेबराना करते हैं। ठीक है, मनरेगा में चले जाते हैं और छोटी उम्र से ही चले जाते हैं, जो जो अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तात्पर्य किया कि जो गरीब बालक हैं उनको शिक्षा भी दिया जाए और उनको भोजन भी दिया जाए, ताकि उनका जो शरीर है हष्ट पुष्ट हो सके, पौष्टिक आहार मिल सके। ठीक है, तो आंसर जो होगा हमारा दूसरा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अधिगम के लिए अच्छा समय है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये मिड डे मील से तात्पर्य रखता है, भोजन से, मध्याह्न भोजन से तात्पर्य रखता है और मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। कोई अगर बालक जो होता है खाली पेट, किसी को कुछ नहीं आता साहब, आप लोगों को पता है कि खाली पेट रहेगा तो आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। ठीक है, शिक्षण अधिगम की एक समय इसमें जो होता है अधिगम का कोई लेना देना, क्यों नहीं लेना देना है, बालक भूखा रहेगा तो कैसे सीखेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा यही होगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसके बाद आगे दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो होता है देखिए मिड डे मील का तात्पर्य होता है मध्याह्न भोजन योजना होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई थी 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त को हुई थी और ये 1995 में शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था, 1995 में शुरू हुआ था, जिसके कारण ये जो था ये किसके अधीन था, ये मानव संसाधन, ठीक है, मानव संसाधन, ठीक है, मानव संसाधन, ठीक है, संसाधन के अधीन था। ठीक है, मंत्रालय के अधीन था और इसे पूरे भारत में, ठीक है, अब याद रखिएगा कि जो मिड डे मील योजना है इसको पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में कब लागू किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये लागू हुआ था 2004 को, पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। ठीक है, 2004 को पूरे भारत में लागू कर दिया था। ठीक है, ये स्कीम का नाम क्या था, जो ये मिड डे मील चलाया जा रहा था, इसका नाम था मिड डे मील। और ये इसका अर्थ जो होता है हिंदी में, जो अर्थ होता है मध्याह्न, ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है, भोजन योजना, ठीक है, योजना। ये जो होता है मिड डे मील योजना जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा चलाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। याद रखिएगा, मिड डे मील योजना जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाता है, जिसके जरिए स्कूल में पढ़ रहे छोटी आयु, ठीक है, कौन से बच्चों के लिए, छोटी आयु के बच्चों के लिए ये क्या करता है, भोजन, पौष्टिक भोजन देने के लिए उपयुक्त कराता है। ठीक है, ये हर स्टेट में लागू किया गया था, कब,
2004 में, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी याद रखिएगा, इसकी शुरुआत जो हुई थी 15 अगस्त को हुई थी, ठीक है। 15 अगस्त को हुई थी और वो 1995 को हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है। यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है। पहला कह रहा है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, और यहाँ पे कह रहा है कि अबोध का भार करना। अबोध यानी जो पढ़ने लिखने में कम बालक हैं उनको, यानी यहाँ अबोध की बात किया है, ठीक है, जो पढ़ नहीं लिख नहीं सकते, ठीक है, उनका भार कम करने के लिए। और यहाँ पे कह रहा है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक को आधा कम करने की जरूरत है, यानी जो ईवीएस पाठ्य पुस्तक है उसको कम करने की, ठीक है। और चौथा कह रहा है कि स्कूल बैग का वजन कम करना। देखिए अब यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे, यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पहला कह रहा है, पहले आप बताइए आंसर कौन सा होगा कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा चौथा राइट होगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन जो होगा चौथा सही होगा, ठीक है, एकदम सही करेक्ट प्रश्नों को करते चलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्कूल बैग को कम करना, ठीक है। इसका तात्पर्य ये है कि सभी विषय, जो सभी विषय हैं, ठीक है, सभी विषय जो हैं इसको क्या करना है, ठीक है। देख लेते हैं इसका आंसर जो होगा हमारा, याद रखिएगा चौथा होगा। जो इसके तात्पर्य में क्या होगा, जो सभी विषय हैं, ठीक है, सभी सभी विषय जो हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत सभी विषयों को क्या करना है, जो सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, हमारा पर्यावरण है, ठीक है, विज्ञान है, ठीक है, भूगोल है, ठीक है, इन सभी को क्या करना है, ठीक है, सभी विषयों को हमें एकीकृत कर देना, ठीक है। क्या करना है, एकीकृत करना है, ठीक है। एकीकृत के माध्यम से पर्यावरण को जितनी भी पुस्तकें हैं एकीकृत करके पर्यावरण में समाहित कर देना, और उसी को हम कहते हैं, ठीक है, एकीकृत जो उपागम पाठ्य पुस्तक होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, उसको हम कहते हैं पर्यावरण अध्ययन। याद रखिएगा पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर जो होगा हमारा स्कूल बैग को कम करना, ठीक है, सभी विषयों को एकीकृत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में, देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि ईवीएस कक्षा के समूह में सिखाने का उद्देश्य क्या होता है। जो ईवीएस पाठ होती है उसे कक्षा में समूह में सिखाने का उद्देश्य उसका क्या होता है। ईवीएस को कक्षा के समूह में सिखाने का उद्देश्य क्या होता है। पहला कह रहा है हमारा कि कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले बच्चों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो कम उच्च प्रदर्शन करते हैं बालक उनको आंकना, ठीक है, उनको अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। और दूसरा करा है कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से, ठीक है, देखिए यहाँ पे सक्रिय रूप से करा है, सक्रिय रूप से भाग लेने और सिखाने में सक्षम बनाना, ठीक है। तो अब बताइए इसका तीसरा कह रहा है कि छात्रों को, ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड कम करना, ठीक है, यानी जो कार्यभार दिया जा रहा है उसको कम करना। और यहाँ पे कह रहा है चौथा लड़के और लड़कियों को अलग अलग सिखाना, यानी यहाँ पे देखिए कह रहा है, यहाँ पे चौथा सीधे सीधे आपका गलत हो गया। चौथा कह रहा है रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, ठीक है, चौथा हमारा तो चौथा गलत हो गया। अब तीसरा कह रहा है कि अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा सही होता है। कह रहा है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड कम करना, जो बालक होते हैं उनको जो वर्क दिया जाता है, मतलब जो कार्य दिया जाता है उसको कम करना, ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले, यहाँ पे गलत हो गया, उनको छांटने की बात कर रहा है, ठीक है, अलगाव की बात कर रहा है, ये गलत हो गया। और देखिए हमारा यहाँ पे दूसरा एकदम राइट होगा, सहयोग होगा, ठीक है, मूल्य जो समूह चर्चा होती है विद्यालय में उसमें सहयोग होता है, सभी बालकों में सहयोग होता है, ठीक है, एक साथ काम करते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी उनकी तर्क शक्ति बढ़ती है और प्रत्येक बच्चे में सक्रिय रूप से, सक्रिय यानी आत्मनिर्भर होकर, यानी उनको जो उत्सुकता है रुचि है उसको उत्पन्न करते हैं, सक्रिय रूप से आप सक्षम बनाना, ठीक है, यही हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो हमारा तीसरे का दूसरा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है यहाँ पे, ठीक है, कह रहा है कि बाला, ठीक है, बाला जो है का पूरा रूप क्या होता है, ठीक है। पहले हम जान लेते हैं बाला का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। बाला का फुल फॉर्म बी का अर्थ होता है हमारा क्या होता है, विल्डिंग, ठीक है, विल्डिंग होगा, ठीक है, विल्डिंग होगा। और यहाँ पे देखिए ए का जो हमारा तात्पर्य होगा एस से होगा, ठीक है, एस विल्डिंग, एस लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए यल का फुल फॉर्म होगा लर्निंग, ठीक है, लर्निंग होगा। और यहाँ पे जो ए होगा इसका तात्पर्य होगा एड, ठीक है, एड यानी प्रचार, ठीक है, या फिर यंत्र होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका पूरा नाम क्या होगा बाला का। तो बाला का होगा कि विद्यालय में सिखाने के लिए एक यंत्र बनाना, ठीक है, विद्यालय में बच्चों को सिखाने का एक यंत्र उपस्थित करना, यानी सिखाने का यंत्र, ठीक है। तो
अब देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है कि बाला का फुल रूप क्या होगा। यहाँ पे रूप पूछा है तो हिंदी में तात्पर्य क्या होगा। अब कह रहा है कि पहला अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, और दूसरा कह रहा है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, और तीसरा कह रहा है कि ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, और चौथा कह रहा है कि मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा हमारा। देखिए बालक जो होता है विद्यालय में जाता है, ठीक है, विद्यालय में जाता है, विद्यालय में ऐसी उपस्थिति यानी ऐसी ऐसे ऐसे जो वस्तु होते हैं यानी कि जो पाठ्यक्रम होते हैं, जो असाइनमेंट होते हैं, उसके द्वारा बालक, असाइनमेंट का मतलब ये होता है जिसमें बालक और शिक्षक दोनों रूप से भागीदारिता से अपना संचित रूप से क्रिएटिविटी रहते हैं, ठीक है, यानी क्रियान्वित रहते हैं, ठीक है, तत्पर रहते हैं, उससे तत्पर है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा देखिए चौथा राइट होगा। ठीक है, मस्तिष्क सहायता यानी उनके मस्तिष्कों को ठीक है, बाला के द्वारा यानी बाला यंत्र को के द्वारा जो है बालक में जो उपस्थित जो विद्यालय में उपस्थित सामग्री है उसके द्वारा मस्तिष्क को सहायता प्राप्त करना, यानी उनको सीखने में सहायता प्राप्त करना और अधिगम असाइनमेंट देना। ठीक है, उनकी जो है तर्क शक्ति विकसित करना। ठीक है, तर्क शक्ति को विकसित करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा चौथे का हमारा चौथा राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, यहाँ पे NCERT ने जो है हमारा यहाँ पे इसी चौथे ऑप्शन को राइट माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। देखते हैं पांचवा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। देखिए पांचवा प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ होता है। जो वैकल्पिक ढांचा होता है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, और यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, और चौथा कह रहा है कि सभी विचार को दृढ़ता से बच्चों को द्वारा अर्जित किए जाते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे देखिए वैकल्पिक ढांचा की बात कर रहा है, निर्माण की बात कर रहा है। ठीक है, वैकल्पिक ढांचा का मतलब होता है खोज। ठीक है, निर्माण। ठीक है, निर्माण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, वैकल्पिक ढांचा का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा जहाँ वैकल्पिक आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे बालक निर्माण कर रहा है यानी खोज कर रहा है, अपने तर्क के अनुसार प्रश्नों को ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य कर रहा है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा हमारा विचार अवधारणाओं को औपचारिक रूप से, औपचारिक नहीं अमूर्त रूप से होगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे। ठीक है, देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, तब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, शेयर करिए जल्दी से। आज तो कम से कम 50 से ऊपर पहुँचाइए। कभी आप लोगों के 20 से ऊपर कभी गए ही नहीं है। ठीक है, 15, 12, 10 यही रहते हैं आप लोग। ठीक है, जल्दी से शेयर करिए अपने अपने ग्रुपों में। देखिए कह रहा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। यह एक क्या कहलाता है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि महिलाएं जो होती हैं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं। कैसे भाई कमजोर हैं, उनको मौका तो दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि वैज्ञानिक तथ्य हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्य यानी वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार कहा गया है कि महिलाएं जो होती हैं पुरुषों से कमजोर होती हैं, यानी वो पुरुष से ज़्यादा काम नहीं कर सकती, या फिर उनके अनुसार का उनके द्वारा किया गया कार्य महिलाएं नहीं कर सकती हैं। दूसरा कह रहा है रूढ़िवादिता धारणा है, और यहाँ पे कह रहा है तीसरा अंधविश्वास है, और चौथा कह रहा है कि मृथक है, या मृथक में इसका रहा है कि गलत है। ठीक है, गलत है। और अंधविश्वास यानी झाड़ फूक जो भी होता है, यहाँ पे तांत्रिक मांत्रिक जो भी हमारी जो सामाजिक अवधारणा है उससे तात्पर्य कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर बताइए कि महिलाएं जो होती हैं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं। इसका पहला राइट होगा, दूसरा राइट होगा, तीसरा होगा, चौथा कौन सा प्रश्न सही होगा हमारा छठे का। तो जल्दी से बताइए छठे का आंसर हमारा क्या होगा। हमारा जल्दी से बताइए ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे देखिए 5 सेकंड मिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो चलिए जान लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा रूढ़िवादिता। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा दूसरा सही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो महिलाएं हैं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। ठीक है, यानी क्यों नहीं कर सके। क्या जो एक पुरुष है वो जहाज चलाता है यानी पायलट है, तो क्या महिला पायलट नहीं हो सकती है। आप उसको मौका तो दीजिए। ठीक है, आप जो घर के काम महिलाएं करती हैं, पुरुष क्या घर की कार्य नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो यही तात्पर्य है कि महिलाएं और पुरुष दोनों समान हैं, हमें समान रूप से देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए बांटने की बात कर रहा था, रूढ़िवादिता की बात कर रहा था, तो ये हमारा ऑप्शन गलत था और यही हमारा सही था। ठीक है, जहाँ भी रूढ़िवादिता की तात्पर्य आ जाए आप प्रश्न उसको तुरंत गलत कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर वही सही होगा आपका ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न पे। देखते हैं सातवां प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए सातवां कह रहा है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। ये प्रश्न हमने मैराथन क्लास में आप लोगों को बता दिया था। जितने भी दिशा से संबंधित प्रश्न थे सभी को बता दिया था। तो सातवां प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा हमारा। भारत के
कि भारत में बिहार, ठीक है, भारत में आप ऐसी स्थिति निकाल लीजिए उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ठीक है। अब बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आंसर लगाइए कि यहाँ पे उत्तर है आप लोगों का, यहाँ पे दक्षिण है, यहाँ पे पूरब है और यहाँ पे पश्चिम है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इसके सापेक्ष दिल्ली यहाँ है, ठीक है, भारत भारत में यहाँ पे आप तत्पर लगा दीजिए, भारत का नक्शा है, ठीक है। इसके सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए, पहला सही होगा पश्चिम और पूर्व होगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम होगा, या फिर दक्षिण पश्चिम होगा, या फिर उत्तर पूर्व होगा, या फिर पूर्व और पश्चिम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर जो होगा हमारा राइट आंसर जाएगा दूसरे पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बता दे रहे हैं आप लोगों को, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, अच्छे से जान लीजिए। यहाँ पे देखिए आप, ये भारत का नक्शा है, याद रखिएगा ये भारत का नक्शा है, ठीक है, ये भारत का नक्शा आपका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए आपका गोवा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे गोवा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका पूछ रहा है जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा आपका जम्मू कश्मीर यहाँ है और गोवा यहाँ है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको बांट दीजिए कि यहाँ पे पूर्व है तो यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम हो जाएगा आपका, यहाँ पे पश्चिम और यहाँ पे उत्तर, ठीक है। अब देखिए ये जो तात्पर्य कर रहा है कि उत्तर पश्चिम, ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्तर 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 इधर है और पश्चिम इधर है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ठीक है। यहाँ पे देखिए दक्षिण और पश्चिम आ जाएगा, नीचे दक्षिण है और इधर पश्चिम है, ठीक है। तो हमारा तात्पर्य यही होगा कि हमारा जो आंसर होगा सातवें का हमारा दूसरा सही होगा। चलिए एक बार थोड़े से देख लेते हैं इसको कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये भारत की नक्शा बन रहा है, ठीक है, ये भारत का नक्शा बन रहा है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का उत्तर है और यहाँ पे दक्षिण है, ठीक है। थोड़ा वीडियो ये टॉपिक्स बड़ा होने वाला है, ठीक है, लेकिन समझने की बहुत ही आवश्यकता है आप लोगों की, ठीक है। यहाँ पे पूरब हो गया और यहाँ पे पश्चिम हो गया, ठीक है, यहाँ पे पूरब है और यहाँ पे पश्चिम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गोवा था, ठीक है, उत्तर में गोवा था, और सॉरी यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर था, ठीक है, क्या था, जम्मू कश्मीर था ऊपर था, और यहाँ पे गोवा था, ठीक है, गोवा था, ठीक है। अब देखिए उत्तर हो गया, उत्तर में क्या है, जम्मू कश्मीर है, और पश्चिम में क्या है आपका, यानी यहाँ पे तात्पर्य लाया जाएगा तो पश्चिम में क्या है आपका, पश्चिम में आपका गोवा हो गया, नहीं उत्तर पश्चिम पश्चिम हो गया, ठीक है। अब देखिए पश्चिम और ये जो गोवा है ये किसके सापेक्ष है, आपका जम्मू कश्मीर तो उत्तर पश्चिम के समक्ष आ गया, लेकिन गोवा किसके समक्ष में है, ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, ठीक है। तो हमारा तात्पर्य यहाँ पे उत्तर जो था हमारा दूसरा सही था, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा राइट होगा सातवें का। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे, ठीक है। देखिए आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति पर सबसे धीमी होती है। कह रहा है कि जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो किसके, यानी जो वाष्पीकरण होता है, ठीक है, जब जब आप भाप देखे होंगे, जब गर्म करते हैं तो वो भाप बन के उड़ता है, तो वही वाष्पीकरण होता है, ठीक है। आप किसी पतीले में पानी रख के उसे गर्म करिए, ठीक है, उसे गर्म करिए और जो वो भाप निकल के उड़ते हैं, ठीक है, उड़ते हैं, ठीक है, वही वाष्पीकरण होता है, ठीक है, ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में धीमी होती है, यानी सबसे कम होती है। पहला कह रहा है कि सतह क्षेत्र क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है तब, ठीक है, कह रहा है कि जब सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। दूसरा कह रहा है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। और चौथा कह रहा है कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होती है तब। तो आठवें का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा आठवें का हमारा राइट आंसर होगा दूसरा, ठीक है। क्यों दूसरा होगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सतह सतह क्षेत्र घटता है, ठीक है, यानी सतह क्षेत्र घटता कब, जब यहाँ पे ठंडी होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, ठंडी अधिक होगी, ठीक है, लेकिन तापमान में तापमान बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पे तापमान जो होगा, ये आपका तापमान जो होगा बढ़ता है, ठीक है, तापमान बढ़ेगा और ठंडा रहेगा आपका जो सतह, यानी जहाँ पे आप वाष्पीकरण को गर्म कर रहे हैं, आप ऐसे समझिए, या अपने समुद्र तल से मत लीजिए, ठीक है, आप घर में क्या करें। यहाँ पे आंसर देखिए हमारा जो होगा दूसरा होगा। अब तनिक से इसको समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये आपकी की समतल जमी है, ठीक है, या फिर कोई भी है उबड़ खाबड़ जैसी भी हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक पतीले लेंगे, ठीक है, उसमें आप उसको गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे, जो उसका वाष्पीकरण होता है। आप ये देखिए आपकी जो सतह है इस पर आप आग लगा रहे हैं, ठीक है, इसको गर्म कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ठंडा है, ठंडा है। तो आग जो होती है थोड़ी देर में, ठीक है, थोड़ी देर में पकड़ती है, क्योंकि जो नीचे से ठंडी निकलेगी, ठंडी हवाएं या फिर ठंडी वाष्प जो निकलेंगी, ये पतीलों को जल्दी गर्म नहीं होने देंगे, ठीक है। और जो आपकी सतह है जी, जो वायुमंडल है उसका जो तापमान है बढ़ रहा है, ठीक है। तो बढ़ने के कारण इसमें दबाव पड़ेगा तभी तो वाष्पीकरण होगा, लेकिन नीचे से क्या हो रहा है, ठंडी है, ठीक है। तो जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होगी ये धीमी होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर जो था दूसरा सही था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नौवां।
9वां देख लेते हैं। अगर आप लोगों को समझाने में कोई दिक्कत हो रही है हमारी तरफ से तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि समझना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी प्रश्न को, ठीक है? सॉल्व करने से पहले उस प्रश्न को कैसे क्या कर रहा है उसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो समझाने की प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो राय बता दीजिएगा कि कैसे समझाया जाए, ठीक है? चलिए देख लेते हैं 9वां क्या कर रहा है। करा के स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? चित्रण कौशल कहलाती है, यानी चित्रों के माध्यम से जो आप चित्र बनाते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से। दूसरा स्थिति की कौशल, यानी जो स्थिति है, ठीक है, आपकी भौगोलिक स्थिति या फिर जो आपकी पारिवारिक स्थिति, कोई भी हो स्थिति की कौशल भी कर रहा है। या फिर ग्राफिक कौशल, जो ग्राफ होता है जी, एक चार्ट होता है, चार्ट में पहले से बना होता है, ठीक है, उसकी स्थिति। और दिशात्मक कौशल, यानी वहाँ की दिशा कैसी है, ठीक है, वहाँ की दिशा कैसी है, ठीक है, कैसी है आपकी दिशा, यानी कैसी आपकी दिशा है जो बन रहा है, उसकी जो ग्राफ है कैसी इसकी दिशा है उसको जानने की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे बात कर रहा है कि स्थान, वो स्थान कैसा है, दूरी, दूरी कैसी है, दिशा, ठीक है, उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम जो भी है, ठीक है, उसकी सापेक्ष समझने की क्षमता को क्या कहते हैं? पहला करा चित्रण कौशल, स्थिति कौशल, ग्राफिक कौशल या फिर दिशात्मक कौशल। तो इसका 9वें का आंसर बताइए कौन सा होगा? तो 9वें का जो आंसर होगा हमारा, जो एनसीईआरटी ने माना है, ठीक है, एनसीईआरटी ने हमारे इस कथन को चित्रण कौशल को माना है, ठीक है, चित्रों के माध्यम से। अब समझिए दिशात्मक कौशल में कि सिर्फ दिशा का, देखिए क्यों माना है, दिशात्मक कौशल में सिर्फ दिशा का ज्ञान होगा, आपको क्या होगा, दिशा का ज्ञान होगा। ग्राफिक कौशल में सिर्फ ग्राफ को देखकर ही पहचानेंगे, ठीक है, और ग्राफ पे बनाया जाता है, ठीक है, बनाने के। और स्थिति कौशल उसकी स्थिति क्या है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे चित्रण कौशल के अंतर्गत, ठीक है, चित्रण कौशल के अंतर्गत चित्र स्थिति, यानी स्थिति क्या है, ग्राफ में आप देख सकते हैं, ठीक है, जो चित्र है उसमें आप देख सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, कौन सी दिशा में है। और ग्राफिक यहाँ बना होता है, ठीक है, वो भी देख सकते हैं, लेकिन दिशात्मक कौन सी दिशा में है, ठीक है। तो चित्रण कौशल के अंतर्गत ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है, तीनों ही हमारे एक ग्राफ यानी एक चार्ट में आ जाएंगे। उसे ही क्या कहते हैं, चित्रण कौशल कहते हैं, ठीक है। दिशा में सिर्फ दिशा का ज्ञान होगा, ग्राफिक में आप सिर्फ बना सकते हैं, स्थिति में आप कौन सी स्थिति है उसको जान सकते हैं, लेकिन चित्रण कौशल के अंतर्गत ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 9वें का आंसर जो होगा हमारा पहला होगा, ठीक है, पहला होगा, ठीक है। आप लोग जान ही गए होंगे ग्राफिक के अंतर्गत और दिशा कौशल ये तीनों आ जाएंगे हमारे चित्रण कौशल। चित्र में एक आप जैसे देखे होंगे, एक भारत का भूगोल होता है, जो आपका जो ग्लोब होता है उसमें देखते हैं चित्रण बना होता है, ठीक है, चित्रण की स्थिति के अनुसार आप जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा पहला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये प्रश्न आप लोगों को एनसीएफ के पार्ट में हमने करा दिया था, ठीक है, एनसीएफ के पार्ट में हमने करा दिया था, कौन सा कब आया था, ठीक है। ये देखिए एनसीएफ जो लॉन्च हुआ था 1975 में पहली बार, ठीक है, दूसरी बार जो लॉन्च हुआ था 1988 में दूसरा कार्यकाल आया था, और 2000 में आया था आपका तीसरी बार लॉन्च हुआ था, ठीक है। एनसीएफ को प्रस्तुत किया गया था संशोधन करके, और 2005 में ये चौथी बार आया था, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इसका अर्थ क्या होगा, क्या कह रहा है। 10वां कह रहा है कि किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क का तात्पर्य है आपकी एनसीएफ से, ठीक है, एनसीएफ के प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र में के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए एकीकृत कहना क्या चाहता है, ठीक है, एकीकृत कहना क्या चाहता है ये जान लीजिए। एकीकृत का तात्पर्य क्या होगा, ठीक है। एकीकृत का मतलब होता है सभी विषयों को एक में समाहित करना, ठीक है, विज्ञान, ठीक है, विज्ञान हो गया, ठीक है, भूगोल हो गया, ठीक है, और पर्यावरण भी आ जाएगा आपका, ठीक है। इन सभी को एक में समाहित करना ही क्या कहलाता है, सभी विषयों को एक में समाहित। सीधे सीधे आप जान लीजिए कि जितने भी विज्ञान है, ठीक है, भूगोल है, ठीक है, इतिहास है, ठीक है, इतिहास है, विज्ञान है, सभी को एक में समाहित करना ही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्यावरण अध्ययन कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा सभी विषयों को समाहित करना और उसे समाहित करके एकीकृत करना, एकीकृत को क्या कहते हैं, पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, ठीक है। सिफारिश किया गया था किसके, एनसीएफ की कौन सी धारा में एनसीएफ के प्रस्तुत किया गया था, 1988 में, 2000 में, 1975 में या फिर 2005 में। तो इसका आंसर बताइए कि 10वें का आंसर हमारा क्या होगा। तो 10वें के आंसर जो होगा हमारा यही होगा, ठीक है। 10वें का आंसर जो होगा हमारा चौथा 2005, एनसीएफ 2005, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत क्या था हमारा, इसमें सभी विषयों को समाहित करके पाठ्य पुस्तक जो होती है सभी विषयों में, इतिहास हो गया, ठीक है, भूगोल हो गया, और विज्ञान हो गया, ठीक है, पर्यावरण हो गया, और जितनी भी सामाजिक अध्ययन हो गया, सभी को एक विषयों में समाहित करना एकीकृत कहलाता है। और एकीकृत को ही राष्ट्रीय पाठचर्या के रूप में 2005 में संशोधन करके उसका नाम रख दिया गया था
पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, याद रखिएगा 2005 में ही बदल कर नाम पर्यावरण का पर्यावरण अध्ययन कर दिया गया था और उसके अंतर्गत एकीकृत शिक्षण उपागम आता है, शिक्षण विधियाँ आती हैं और इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है, इसे संशोधन किया गया था 2005 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए 11वां प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे स्थानांतरित, ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमेशा जाते जाते, ठीक है, चल के करते हैं, ठीक है। यानी जैसे कुछ दिन खेती यहाँ पे किए, कुछ दिन खेती यहाँ पे किए, कुछ दिन खेती यहाँ पे किए, कुछ दिन खेती यहाँ पे, यानी हर जगह, यानी जहाँ भी बस अस्थायी रूप से बस कर वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उसे काट कर, ठीक है, काटने के बाद उसको वहाँ पे खरपतवार को ढक दिया जाता था और वहाँ पे जो बाँस थे काट के उसे हल्की जुताई करके उसे खेती के लिए उपयोगी बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पे कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में और कह रहा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो इसका आंसर बताइए हमारा 11वें का कौन सा सही होगा, ठीक है। तो 11वें का हमारा आंसर कौन सा होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा, चौथे। और याद रखिएगा इसी को क्या कहते हैं, स्थानीय खेती, स्थानांतरित खेती को ही क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, झूम खेती, ठीक है। याद रखिएगा झूम खेती इसे ही कहते हैं, ठीक है। और अब बताइए कि इसे कहाँ पे इस किया जाता है, ठीक है। अब ये असम में किया जाता है, ठीक है, और पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाता है, ठीक है। तो भारत की स्थिति के अनुसार यहाँ पे उत्तर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे पूर्व हो गया, ठीक है। तो अब बताइए कि देखिए असम जो होता है हमारा, देखिए ये भारत का नक्शा है, बनाने में थोड़ी कठिनाई है और ये भारत का नक्शा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे होगी ये। तो ये इसका आंसर 11वें का हमारा चौथा होगा, ठीक है। ये भारत का नक्शा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरब हो गया और यहाँ पे उत्तर हो गया और यहाँ पे दक्षिण हो गया और यहाँ पे यहाँ पे पूर्व पश्चिम हो जाएगा और यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो असम का क्षेत्र फिर यही होता है और सिक्किम उक्किम में यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राजस्थान ऊपर होगा, ठीक है, उत्तर पूर्व में होगा। तो हमारा आंसर जो होगा चौथा सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत, यानी कह रहा है कि जो नदी है उस पे बांध बना गया है, उससे उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे नहीं है। कह रहा है कि जो जल विद्युत बनाई जाती है बांधों को बांध कर, ठीक है, उससे सही है, उससे संबंधित कथन कौन सा सही नहीं है। और यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है कि पहला कह रहा है कि यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। कह रहा है कि यह जल विद्युत सुविधाओं को बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, यानी जल विद्युत जो है इससे बड़ी सुविधाओं से, जो इसके सुविधा है इससे पर्यावरण को प्रभाव पड़ता है। और तीसरा कह रहा है कि बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि चौथा कह रहा है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो 12वें के आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 12वें के आंसर बताइए, पहला सही होगा, तीसरा सही होगा, या फिर दूसरा या फिर चौथा। कह रहा है कि नदी पर जो बांध बांधे जाते हैं उससे जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। जल के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है उससे कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा तीसरा सही होगा, ठीक है। क्यों तीसरा सही होगा, देखिए कह रहा है कि ये पानी हवा प्रदूषित नहीं करता, सही है, क्योंकि बांध बांध रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई केमिकल नहीं डाल रहे हैं आप, ठीक है। वहाँ से जो बांध से पानी छूटेगा तो वही पानी फिर बाद में आएगा ना। वो तो पंखी लगी रहती है, पंखी पे पानी गिरता है तो मोटर चलता है और वहीं से वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है जल विद्युत, ठीक है, सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है अगर बांध टूट जाए, ठीक है। अगर बांध टूट जाए, जो बांध बना है, अगर ये पानी का दबाव अधिक होगा और बांध टूट गया, ठीक है, टूट गया तो इससे जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, जलीय क्षेत्र है, इसमें पानी भर जाएगा और लोग डूब सकते हैं, उनके घर नुकसान हो सकते हैं, खेती नुकसान हो सकती है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही। और यहाँ पे कह रहा है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। अगर बांध टिकाऊ है तो उससे छोटी छोटी मात्राओं में पानी को हम छोड़कर सिंचाई का कार्य भी कर सकते हैं। और तीसरा कह रहा है कि बांध स्वदेशी लोगों को, जो स्वदेशी लोग हैं, बांध के आसपास जो लोग हैं, वो अपनी 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 नदी की जीवन रेखाओं से अलग हैं। क्यों, जो बांध बने होते हैं इसीलिए तो बने होते हैं, छोटी छोटी क्रियाओं में जो नहरों में पानी दिया जाता है बांधों के द्वारा छोड़ा जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। अगर एक साथ छोड़ दिया जाए तो सभी गांव डूब सकते हैं, खेती बर्बाद हो सकती है। तो यही हमारा गलत था, ठीक है। तो 12वें का हमारा आंसर यही सही है, तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं। पहला कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कह रहा है कि मीथेन, तीसरा कह रहा है कि जल वाष्प, चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो 13वें के आंसर बताइए कौन सा सही होगा हमारा। कि यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस पूछ रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस पूछ रहा है। कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, फैक्ट्रियों द्वारा निकलने वाली जो धुएँ हैं वे हैं, मीथेन है,
ठीक है। मीथेन आइसोसाइन यहाँ पे मीथेन बस दिया है, और जल वाष्प है, जो जल से वाष्प निकलता है, क्रिया होती है वो है, या फिर उपयुक्त सभी। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो फैक्ट्रियों से निकलता है यही तो ग्रीन हाउस गैस है, तो हमारा चौथा गलत हो गया। ये बहकावे में आप लोगों को मत आइएगा कि चौथा सही होगा, ये गलत हमारा है। और जल वाष्प, ये भी देखिए जल वाष्प से कौन सा ग्रीन हाउस उत्पन्न होता है, जल जो होती है वाष्पीकरण करके ऊपर सीधे चला जाता है, ठीक है, वही फिर बरसता है पानी, तो ये हमारा सही है। और मीथेन, मीथेन भी हमारा सही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड है जो फैक्ट्रियों द्वारा निकलता है, ठीक है, जो फैक्ट्रियाँ हैं इसके द्वारा जो धुएँ निकलते हैं, ठीक है, जो धुएँ निकलते हैं इससे हमारे पर्यावरण को हानि होती है, ठीक है, तो यही हमारा सही होगा, ठीक है। आंसर जो 13वें का हमारा पहला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न में, देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि भारत में जो ठंडे रेगिस्तान हैं मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते, ठीक है। ठंडे रेगिस्तानी मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं भारत, ठीक है। भारत में ठंडे रेगिस्तानी मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की पृष्ठ वृष्टि छाया में रहती है, यानी हिमालय जो होता है, हिमालय जो है उसके पृष्ठ छाया में जो रेगिस्तान है उसके क्षेत्र में आके यहाँ पे हवाएं जो आती हैं ये रोक के ऊपर कर देता है, ठीक है। यहाँ पे हवाएं जो होती हैं ऊपर चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा करा कि ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है, पतली और मोटी से क्या मतलब, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे करा तीसरा करा रेगिस्तान, जो ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पे होते हैं, नहीं, जो पहाड़ी एरिया होती हैं ये होते हैं, ठीक है। हिमालय जो होते हैं इसके गोद में है, ठीक है, इससे ऊंचे थोड़े ना है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है हमारा ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ और बेहद ठंडी पड़ती है, ठंडे रेगिस्तान में गर्म में अधिक गर्मी पड़ती है और ठंड में अधिक ठंडी सर्दी पड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा, जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो एक प्रश्न आप लोगों के चैलेंजिंग रखा गया है, 16वां प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है, एक चैलेंजिंग प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं और उसे लास्ट वाले में बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा 14वें का हमारा आंसर कौन सा होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा, तो इसका आंसर जो होगा 14वें का हमारा 14वें का आंसर होगा पहला, ठीक है। ये देखिए कह रहा है कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह हिमालय है और ये रेगिस्तान आपका है, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ इधर से यहाँ पे बंगाल की खाड़ी जो मानसून उठती हैं तो ये हिमालय से टकरा के ऊपर चली जाती हैं, फिर वापस चली जाती हैं, ठीक है। क्या होता है, हिमालय है और यहाँ पे रेगिस्तान है, और यहाँ से मानसून जो निकलता है, ठीक है, निकलता है तो इससे हिमालय से टकरा कर फिर वापस चला जाता है, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में चला जाता है, ठीक है, मुंबई उम्बई दिल्ली उल्ली के पूर्वोत्तर में चला जाता है, ठीक है, और राजस्थान तक नहीं आ पाता है, ठीक है। तो यही आंसर हमारा पहला सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये भी प्रश्न 2 बार पूछा चुका है, कितनी बार, 2 बार पूछा जा चुका है, तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा कि ताजमहल के पीले होने का निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार कारक है, कौन सा जिम्मेदार है, ठीक है। पहला कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा कह रहा है सल्फर, तीसरा कह रहा है कि क्लोरीन, चौथा कह रहा है नाइट्रोजन आई ऑक्साइड, ठीक है, डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो ताजमहल है उसका रंग पीला हो रहा है, ठीक है, इसका निम्नलिखित कारण कौन सा या फिर जिम्मेदार कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर है, क्लोरीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए कौन सा सही होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, तो 15वें के आंसर जल्दी से बताइए। तो 15वें के आंसर जो होगा हमारा पहला सही होगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होता है, फैक्ट्रियों के द्वारा जो निकलता है ऐसी, ठीक है, केमिकल जो होता है निकलता है, और जब बारिश होती है, ठीक है, जब यही वाष्पीकरण होता है, ये आसमान में चले जाते हैं, ठीक है, हमारे वायुमंडल में चले जाते हैं फैक्ट्रियों से निकले हुए धुएँ, ठीक है, और यही जब बारिश के रूप में होती हैं तो जो ताजमहल का रूप है, ठीक है, जो ताजमहल का रूप है इसके ऊपर बारिशात होती हैं, ठीक है, यही केमिकल जो, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में प्रसाद में जो संगमरमर पत्थर लगे होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर पड़ते हैं, ठीक है, तो इसका रंग क्या होता है, पीला पड़ने लगता है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा 15वें का हमारा पहला सही होगा। चलिए एक बार 16वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 16वां कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसको हम कल बताएंगे, ठीक है, या फिर अगली क्लास जब लेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, कह रहा है कि भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है, पहला कह रहा है हिंदी, दूसरा कह रहा है संस्कृत, तीसरा कह रहा है उर्दू, चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर स्टार में है क्योंकि इसे आप लोग गलत करेंगे, बहुत से लोग इसको गलत कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत की राष्ट्रीय भाषा पूछा है, क्या है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू, या फिर इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, किस में देंगे,
कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और उत्तर नीचे दिए गए हैं, उसमें नकल मत मारिएगा, पीडीएफ फाइल में आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। तो ये 16वें का आंसर बताइए, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगली क्लास चलाई जाएगी तो इस प्रश्न को रखा जाएगा, और आप तब तक अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, और ये बताइए कि आज की जो प्रश्न थे कैसे लगे आप लोगों को। नीचे पीडीएफ में आंसर दिया गया है, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग अपना तर्क ज़रूर बताइएगा, और कोई समझाने में प्रॉब्लम हुई तो उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि किस तरीके से समझाया जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज के प्रश्न कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।